और अब आपको दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम विस्फोट, जिसमें हम बात करेंगे दुनिया में तमाम वॉर फ्रंट्स की। यार वो अपडेट लेकर डिकोड करेंगे उन वॉर फ्रंट्स को भी और वहां की अपडेट्स को भी। दुनिया इन दिनों टेंशन में है। दरअसल मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की चिंगारी शोला बनने को तैयार है। दुनिया जंग की वजह से तेल और गैस की सप्लाई तक जाने के कारण परेशान है और अब हर गुजरता दिन दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। आज विस्फोट में हम आपके लिए सभी अहम खबरें लेकर आए हैं जो आपकी और हमारी जिंदगी पर असर डालती है। लेकिन सबसे पहले चलिए आपको दिखाते हैं वो 3 अहम खबरें जिन पर आज हमारी खास नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात स्टोरी नंबर 1 की करते हैं, जहां आज हम आपको बताएंगे कि ईरान झुकने को तैयार नहीं झुका। ईरान अभी तक जंग के हर उस मोर्चे पर अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मिडिल ईस्ट में जंग के कारण अमेरिका बेहद परेशान है। ट्रंप किसी भी कीमत पर जंग से निकलने की कोशिश में है, क्योंकि ईरान के पलटवार और सटीक रणनीति की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप न तो जीत का ऐलान कर पा रहे हैं और न ही जंग में आगे बढ़ पा रहे हैं। उधर ईरान की बात करें तो जंग हो या समझौता, हर ओर ईरान का पक्ष मजबूत होता दिख रहा है। जंग में भी ईरान ने अमेरिका को परेशान कर दिया और अब समझौता जिसमें भी ईरान भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरान सिर्फ अपनी मर्जी से ही समझौता करना चाहता है अपनी शर्तों पर। आज हम आपको ईरान की रणनीति के बारे में विस्तार से एक एक जानकारी देने चाहिए। इसके साथ ही बात करते हैं स्टोरी नंबर 2 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अब हलचल बढ़ गई है लेकिन अमेरिका अकेला अलग थलग पड़ गया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? वो दरअसल इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जंग में अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके करोड़ों के संसाधन, अमेरिका की साख, सब कुछ बर्बाद होने की कगार तक पहुंच गया है। अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि अमेरिका के दोस्त उसके साथ छोड़ते हुए नजर आए। यूएई के बाद अब कतर भी ईरान के खेमे में जाता दिख रहा है। खबरें जो सामने आ रही है वो और भी इसे इंटेंसिफाई कर रही है। कतर ने भी ईरान को मोटी रकम दी। कतर ने भी ईरान को जब मोटी रकम दी और इसकी पेशकश के साथ ही अब आगे इस दोस्ती के मायने समझे जा रहे हैं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस पर भी आपको हम देंगे। बात स्टोरी नंबर 3 की जल्दी से कर लेते हैं। स्टोरी नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यूरेनियम की किलेबंदी शुरू हो चुकी है। अमेरिका ईरान के बीच जंग के दौरान परमाणु प्रोग्राम एक अहम मुद्दा रहा। अमेरिका हो या इजराइल हो, ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनना देना चाहते। तो वहीं दूसरी ओर ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम रोकने के लिए तैयार नहीं है। उसे बखूबी बदस्तूर जैसे चल रहा है वैसे चलाना चाहता है। हालांकि उसका दावा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका को इस बात पर यकीन नहीं है। वो ईरान का संवर्धित यूरेनियम चाहता है, लेकिन अब ईरान ने कुछ ऐसा किया है कि अमेरिका के लिए यूरेनियम हासिल करना लगभग नामुमकिन हो गया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और दिखाएंगे आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, करेंगे डिकोड हर उस पहलू को जो इस जंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका ईरान डील को लेकर ईरानी लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। ईरान में विदेश मंत्री अब्बास अरागची के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका से कोई समझौता नहीं चाहते ईरानी लोग, ये पक्ष इस बीच सामने आया है। अमेरिका से कोई डील ना करने की अपील की गई है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो रहा है, डील नहीं हो रहा है। अब इस बीच समझौता नहीं चाहते ईरानी लोग, अमेरिका से कोई भी बातचीत के लिए भी तैयारी नहीं है। अब आखिर तस्वीर कैसी रहेगी? ईरान में विदेश मंत्री अब्बास अरागची के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके। विदेश मंत्रालय जो है वो भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन की, प्रोटेस्ट की तस्वीर सामने आती है। ये आप देख पा रहे होंगे, झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, एक तरह से एक ही सुर में विरोध जता रहे हैं वहां की नीतियों का। और सीधे तौर पर अब्बास अरागची को लेकर जानकारी, अमेरिका से कोई समझौता नहीं चाहते हैं ईरानी लोग। अमेरिका से कोई डील नहीं करना चाहता है, किसी प्रकार की डील की उम्मीद ना करें। एक बड़ी खबर और इस बीच यूएस ईरान डील से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा, जेनेवा नहीं जाएंगे वार्ताकार।
विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि अगले कुछ दिनों में जेनेवा जाने की योजना बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास अब दरे के दरे रह जाएंगे। दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ बड़ा दावा ये अमेरिका ईरान डील को लेकर के ईरानी लोगों में गुस्सा है कि डील नहीं करेंगे, हमारे सुप्रीम लीडर का खात्मा हो गया, सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई और बेवजह हमारे ऊपर हमला किया गया, उससे आक्रोशित है कि डील नहीं होना चाहिए, इसी वजह से प्रोटेस्ट भी किया गया। अब दूसरी तरफ जिनेवा की वार्ता को लेकर कि जिनेवा की वार्ता में कोई रिप्रेजेंटेशन ईरान का नहीं जाने वाला है, जिनेवा में वार्ताकार नहीं पहुंचने वाले। यूएस ईरान डील से जुड़ी यह खबर है जिसमें एक तरफ आक्रोश, दूसरी तरफ ये लेथार्जिक बिहेवियर, जिसमें कहा जाए कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिनेवा नहीं जाएंगे वार्ताकार, ईरानी विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। यानी कि दो बड़ी तस्वीरें हैं। अमेरिका ने जिस जंग का आगाज किया, आज वो जंग ही उनके लिए दलदल साबित हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका थोड़ा थोड़ा करके दसता जा रहा है। ट्रंप परेशान हो रहे हैं, लेकिन ईरान पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा। जबरदस्त तबाही और भारी नुकसान के बावजूद तेहरान सीना ताने हुए खड़ा है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग हो या फिर सीज फायर के दौरान डील का मुद्दा, ईरान अपने ही बनाए रास्ते पर चलता दिख रहा है। किस तरीके की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया। जंग के दौरान ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बम गिराए गए। ईरान के कोने कोने में तबाही के निशान बिखरे हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर आज से भी पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जाए, तब भी उसे पूरा होने में कई साल का वक्त और अरबों डॉलर की राशि खर्च हो जाएगी। भारी तबाही और जबरदस्त नुकसान के बावजूद ईरान नहीं झुका। अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के तुरंत बाद मुश्तबा खामेनी का चेहरा सामने आया। उन्हें सुप्रीम लीडर चुना गया। फिर शुरू हुई ईरान की जवाबी कार्रवाई। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस हो, खाड़ी देशों के अहम ठिकाने हो या फिर इजराइल, सभी जगह ईरान ड्रोन और मिसाइलों ने तबाही मचाई। ईरान ने जंग की रणनीति अपने हिसाब से अपने हथियारों को ध्यान में रखते हुए तैयार की और वो अमेरिका पर भारी पड़ता दिखा। जंग में ईरान के सस्ते हथियारों, ड्रोन्स और मिसाइलों ने अमेरिका की करोड़ों की मिसाइलें बर्बाद कर दी। छोटे छोटे हथियारों से ईरानी सेना ने अमेरिका के अजय माने जाने वाले हथियारों को तबाह कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि अब अमेरिका के पास अपनी हिफाजत के लिए भी पर्याप्त हथियार नहीं बचे। और तो और अमेरिका को अपने खाली हुए तरकश को दोबारा भरने में भी लंबा वक्त लग सकता है। साफ है कि ईरान ने जंग तो अपने हिसाब से ही लड़ी और अमेरिका को लगभग घुटनों पर ला ही दिया। ईरान की शुरू से ही रणनीति अमेरिका को लंबी जंग में फंसाने की रही और वो जंग में कामयाब भी रहा। मजबूरन ट्रंप को एक तरफा सीजफायर का ऐलान करना पड़ा। खबरों के मुताबिक सीज फायर की अवधि के दौरान ईरान ने अपनी ताकत फिर बढ़ा ली।
उसने मलबे के ढेर से अपने हथियारों को निकाला, मिसाइल लॉन्चर्स को एक्टिवेट किया, मिसाइलों और ड्रोन्स को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया। यानी ईरान ने सीज फायर की अवधि का भी सही इस्तेमाल किया। ईरान ने जंग अपने हिसाब से लड़ी और अमेरिका को लगभग घुटनों पर ला दिया, और अब वो समझौते की प्रक्रिया को भी अपने हिसाब से ही चलाने का प्रयास कर रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार यानी कि आज डील हो सकती है, लेकिन ईरान ने इसे भी नकार दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि बातचीत करने वाली टीम का फिलहाल जिनेवा जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। उधर ईरान में भी कट्टरपंथी प्रदर्शन कर रहे हैं और समझौते का विरोध कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने दावा किया कि दोनों पक्ष समझौते के ड्राफ्ट पर सहमत हो चुके हैं और आने वाले दिनों में शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा कर दिया कि अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान विजेता बनकर उभरा है। यही बयान इस पूरी डील की दिशा पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिन शर्तों की चर्चा सामने आ रही है उनमें ईरान को कई बड़ी राहतें मिलती दिखाई दे रही हैं। माना जा रहा है कि ईरान समझौतों की प्रक्रिया को लंबा खींचता है ताकि दूसरा पक्ष टूट जाए और वो ईरान की शर्तें मानने को राजी हो जाए। खबरों के मुताबिक अब तक जो मसौदा सामने आया उसमें कई शर्तें ईरान के पक्ष में जाती दिखाई दी। खबरों के मुताबिक समझौते के तहत ईरान चाहता है कि हॉर्मूज पर उसके कब्जे को मान्यता दी जाए, विदेशों में जमा उसकी फ्रीज संपत्तियों को रिलीज किया जाए और सभी मोर्चों पर एक साथ युद्ध विराम हो। इसके अलावा ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने को फिलहाल तैयार होता नहीं दिख रहा है। हालांकि वो हमेशा से ही दावा करता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। साफ है कि इस जंग में अमेरिका ना तो जीत हासिल कर सका और ना ही पीछे हट पा रहा, जबकि ईरान अपने हिसाब से जंग को और बातचीत की प्रक्रिया को चलाने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान के वो कदम जिन्होंने अमेरिका को घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया, वो कौन कौन से तमाम तैयारी थी और कैसे
यहाँ ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। हॉर्मूज में ईरान का जो चोक होल्ड था वो कैसे सामने आया। हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरता दुनिया का 20% कच्चा तेल और ईरान इसी पर अपना दमखम बनाए बैठा था। हॉर्मूज पर ईरान का 100% मिलिट्री कंट्रोल था। साथ ही आपको बता दें, हॉर्मूज में ईरान जंग के कारण तेल और गैस की कीमतें आसमान पर चली गई हॉर्मूज पर, क्योंकि संकट आया। जंग जारी रही तो क्रूड ऑयल $200 प्रति बैरल के पार होगा। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका को करारी चोट दी। इसके साथ ही साथ 24 MQ-9 रीपर और एक MQ-4C ट्राइटन ड्रोन तबाह कर दिए। यानी कि बड़े बड़े जो जंगी बेड़े में इनके पास हथियार थे अमेरिका के, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गए। अमेरिका के 17 फाइटर जेट नष्ट हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही ईरानी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की जो रोज का खर्चा है $50 मिलियन का आया। यानी कि आप तस्वीर देखिए, हल्के फुल्के डिफेंस की बीच की तस्वीरें, ड्रोन्स और इन तमाम चीप जो जंगी बेड़े से निकाली हुई हथियारों की भेंट ये चढ़ गए। हथियार भंडार खाली होने से और ज्यादा ट्रंप की चिंता बढ़ गई। साथ ही आपको बता दें, चीन और रूस के खिलाफ सैन्य ताकत कमजोर पड़ रही थी। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि ईरान पुराना सौदेबाज कैसे है, क्यों पुरानी तरीके से आप खिलाड़ी या फिर गेम चेंजर ईरान को कह सकते हैं। ईरान की नेगोशिएशन शैली जो है वो 3 आधार पर होती है। क्या है वो आधार? शैली का आधार रणनीतिक धैर्य, वैचारिक मजबूती, मल्टी लेयर्ड दबाव। यानी कि पहले तो डिप्लोमेटिक टर्म्स पर प्रेशर क्रिएट करिए, पेशेंस दिखाइए, उसके बाद आगे दबाव बनाइए। दबाव के आगे झुकने की बजाय अपनी शर्तों पर बातचीत करना, यानी कि किसी के दबाव में किसी की शर्तों को एक्सेप्ट ना करना। बातचीत को अक्सर लंबा खींचना, जैसे दूर तक चलेगी जंग तो और ज्यादा मजबूर सामने वाला दुश्मन होगा और जल्दी गिव अप करने के चांसेस उसके रहेंगे। ईरान नेगोशिएशन में क्या हथियार यूज करता है? सबसे बड़ा हथियार है समय। समय इस बीच खाता है ईरान। समय की जो पाबंदी है वो लगातार बढ़ती जाती है, बातचीत की प्रक्रिया को लंबा खींच देता है, जिससे सामने वाला जो दुश्मन देश है वो ऊब कर इस जंग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। परेशान होकर दूसरा देश, दूसरा पक्ष जो है वो झुक सकता है। दूसरा क्षेत्रीय प्रभाव, जो उसके पास इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, प्रॉक्सी संगठन है, इनके जरिए दबाव बनाना। इसके साथ साथ आपको बता दें, क्षेत्रीय प्रभाव के साथ साथ नेगोशिएशन में सबसे बड़े हथियार के रूप में मिडिल ईस्ट में हॉर्मूज निकलकर सामने आया था। ईरान के प्रॉक्सीज, हिजबुल्ला, हूती, हमास, इन्होंने भी बहुत जो इस बीच जंग की तस्वीरें से मजबूत किया था ईरान के पक्ष में। वैचारिक मजबूती, जो कहा जाए मजबूत ढांचा एक दिखाता, नेगोशिएशन के दौरान अपनी सोच पर कायम रहना, टस से मस ना होना और अपनी शर्तों पर ही बातचीत का प्रयास करना, ना कि सामने वाले दुश्मन देश का या दूसरे पक्ष का। मल्टी लेयर डिप्लोमेसी के दरवाजे खोलना, दूसरे पक्ष के साथ खुले तौर पर बातचीत करना, यानी कि क्या शर्तें उसकी तरफ से रखी जा रही है, ईरान की तरफ से क्या है, वो दोनों को कंपाइल करना। बैक चैनल के जरिए बातचीत का विकल्प ढूंढना और इसके जरिए सिंपैथिक कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलते हुए दुनिया भर में अपनी डिप्लोमेसी के जो दरवाजे हैं, बंद दरवाजों को और ज्यादा विस्तार देना। अब ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, अमेरिका की सेना मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। F-35 लाइटनिंग के लिए $2.3 बिलियन का ठेका दिया गया है और मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समझेंगे, इसमें मेंटेनेंस की बात हो या स्पेयर पार्ट्स के इंजीनियरिंग की बात हो, उसके मैकेनिज्म की बात हो, तो ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स इस ठेके में शामिल है। $1 बिलियन का ये ठेका है, $2.3 बिलियन का F-35 लाइटनिंग के लिए दिया गया ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। मार्टिन कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है उसको ये सीधे तौर पर जिम्मेदारी एक तरह से सौंप
सौंपी अमेरिका की सैन्य मजबूती के लिए, क्योंकि इस पूरी जंग में बहुत बड़ा जो नुकसान है वो अमेरिका को भी हुआ है, अमेरिका को चुकाना पड़ा है। F-35 लाइटनिंग के लिए ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, मेंटेनेंस वर्क हो या स्पेयर पार्ट्स रोटेशन हो, उनके इंजीनियरिंग हो, उनका मेंटेनेंस हो, उसके रिसोर्स का इस्तेमाल करके इन F-35 को और ज़्यादा मजबूत बनाना हो, इन तमाम का जो कहा जाए जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। मॉर्टन कंपनी इसको लेकर क्या रुख रखती है वो भी देखने वाली बात होगी, और कैसे सपोर्ट करती है, जंगी बेड़े को दुरुस्त कैसे करती है, क्योंकि उसमें भी वक्त लगेगा। ये वही वक्त है जिसको इस्तेमाल किया था डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध ईरान में। अमेरिका ने अपने आधुनिक हथियारों और अपने खाड़ी में मौजूद सहयोगियों के दम पर जंग की शुरुआत की थी। एक बड़ी खबर, अमेरिका की सेना मजबूत करने की कोशिश। इस बीच पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, F-35 लाइटनिंग के लिए $2.3 बिलियन का ठेका दिया गया है। मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये बड़ी खबर। इस बीच अमेरिका से डील पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान, समझौते में शामिल होगा फ्रीज संपत्ति और फ्रीज संपत्तियों को भी इस पूरे ब्यौरे में लिया जाएगा। रिलीज होना, बाघाई पहले दौर में परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा नहीं होगी। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स अगर आप देखेंगे। पहली तरफ अगर यहाँ पूरा रुख समझे तो अमेरिका की सेना मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ईरान की तरफ से हर वो कोशिश जिसमें सीधे तौर पर अमेरिका को रोका जाए, प्रतिबंधित किया जाए, और दूसरी तरफ यहाँ समझौते में शामिल नहीं होकर ईरान टाइम बाय कर रहा है। पहले दौर में परमाणु प्रोग्राम पर कोई चर्चा नहीं की, अपने शर्तों को सामने रखा, अमेरिका की शर्तों को सिरे से नकार दिया कि ये समझौता तभी होगा जब ईरान की शर्तें मानी जाएंगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई की तरफ से समझौते में शामिल होगा फ्रीज संपत्ति का पूरा ब्यौरा, जिसे रिलीज करना होगा। पहले दौर में परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा नहीं होगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें, ये पूरी तस्वीर, इस्माइल बघाई का बयान भी इस बीच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझौते में शामिल फ्रीज संपत्ति का वो पूरा लिस्ट, पूरी फहरिस्त, जिसे रिलीज करने को लेकर के इस्माइल बघाई जो है अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये समझाने के लिए इसलिए भी सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी खोलती है क्योंकि मिडिल ईस्ट में बारूद की जो आग है वो अभी ठंडी नहीं पड़ी है। एक गलत मूव और एक इस मूव के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में बारूद ही बारूद सुलगता हुआ नजर आएगा। ये दो जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ अमेरिका, इजराइल, ईरान की इस जंग में लगातार अलग अलग जो पक्ष सामने आ रहे हैं। पहली तस्वीर अगर कहा जाए, मॉर्टन कंपनी को पूरा ठेका दिया जाना, इस ठेके में शामिल करना, चाहे मेंटेनेंस हो, स्पेयर पार्ट्स का वर्क हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो, पूरे जंगी बेड़े को और ज्यादा दुरुस्त करना हो, ये पूरा कंपाइल करके अमेरिका खुद को इस पूरी जंग की तस्वीर में और ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इस्माइल बघाई, जिनका ये बयान सामने आने के बाद और ज्यादा कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है। साथ ही साथ अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान के आगे कतर ने कैसे सरेंडर कर दिया है। इसको लेकर के क्या कुछ डिटेल्स सामने आ रही है, जल्दी से वो डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। कतर का ईरान के आगे सरेंडर। कतर का ईरान को $12 अरब देने का सीधे खुल्लम खुल्ला ऑफर दिया गया है, यानी कि कतर भी अब पाला बदल चुका है। पहले अमेरिका की तरफ से बैटिंग किया करता था, अब यहां कोशिश ईरान की तरफ से साथ चलने की। कतर में फ्रीज ईरानी संपत्तियों से आगे $6 अरब आएंगे। सोर्स जो है अजरबैजान की मीडिया की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। कर्ज या क्रेडिट लाइन के रूप में ये जो पैसे हैं, ये जो राशि है, ये दी जाएगी। $6 अरब दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी कि दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस फील्ड साउथ पार्स पर डर, यानी कि संकट के बादल जो है मंडराने लगेंगे। ईरान के साथ साउथ पार्स साझा करता है कतर, और इसी को लेकर के सबसे दिलचस्प कड़ी खुलेगी क्योंकि हमास और ईरान के साथ रिश्तों का कतर ने इस्तेमाल किया है।
अब सरेंडर नीति इसलिए वर्कएबल हो रही है क्योंकि ईरान से समझौता करके खुद को सुरक्षित किया है। अब ये अपने आप में दिलचस्प कड़ी हो जाती है क्योंकि कतर का ईरान के आगे सरेंडर की जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कतर यहाँ पर सहायता राशि दे रहा है, कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहा है। दल बदल की जो नीति है वो यहाँ पर सामने आ रही है। पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स में, बैक चैनल्स में और सत्ता की गलियारों में जो चर्चा हुआ करती थी वो इस बाबत कि पहले अमेरिका का साथ, सुपर पावर की साख के साथ कौन रहेगा। अब कतर ने राहें बदल दी है। कतर ईरान के समर्थन में नजर आ रहा है। फ्रीज ईरानी संपत्तियों से $6 अरब आएंगे, यानी कि क्रेडिट लाइन हो या कर्ज की सीमा हो, इसके रूप में ये $6 अरब दिए जा सकते हैं। कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्लियर कट मैसेज है। कतर ने इस बात को पूरी तरीके से क्लियर रखा है, क्रिस्टल क्लियर, कि आप अमेरिका सुपर पावर अब उसकी सरजमी से ईरान के खिलाफ उन स्टेशन से कोई हमला या किसी भी तरीके की हलचल आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट मूव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले ही यूएई राहें जुदा कर चुका है। यूएई पहले ही छिटक चुका है। यूएई पहले ही साथ छोड़ चुका है। नेटो ने साथ छोड़ दिया। अब कतर अगर खुलकर सामने आ रहा है तो इस्लामिक ब्रदरहुड के आगे क्या ये डिप्लोमेसी के चैनल्स बदल जाएंगे? क्या डिप्लोमेसी के वो टर्म्स बदल जाएंगे? अमेरिका ने अपने आधुनिक हथियारों और अपने खाड़ी में मौजूद सहयोगियों के दम पर जंग की शुरुआत की थी, लेकिन ईरान के चक्रव्यूह में अमेरिका ऐसा फंसा कि उसके हथियार खत्म हो गए, जेब खाली हो गई और दोस्तों को भी लेकर के जो तस्वीर सामने आई, एक एक करके विरोधी खेमे में जाते दिखाई दी। यूएई के बाद अब कतर भी ईरान के पक्ष में उतरता हुआ दिख रहा है। इसके बाद किस तरीके से कूटनीतिक बदलाव आएगा, दिखाते हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में ऐसी जंग लड़ी कि अमेरिका खेमे में हड़कंप मच गया। अमेरिका के तरकश खाली हो गए, अरबों डॉलर की संपत्ति राख के ढेर में बदल गई और धीरे धीरे करके अमेरिका के साथी मुल्क भी उसका साथ छोड़ते चले गए। अमेरिका ने खाड़ी में अहम सहयोगी रहे सऊदी अरब और बहरीन पहले से ही ईरान के पाले में जा चुके थे। खबरों के मुताबिक दोनों ही मुल्कों ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। यूएई की ओर से भी ईरान को भारी भरकम राशि देने की खबर आई। हालांकि यूएई ने इस बात से इनकार कर दिया और अब अमेरिका का एक और अहम सहयोगी भी ईरान के खेमे में जाता दिख रहा है। अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब तस्वीर उल्टी दिख रही है। अमेरिका जहां ईरान की फ्रीज संपत्ति से खाड़ी देशों को मुआवजा दिलाने की योजना बना रहा था, वहीं यूएई के बाद अब कतर ने भी ईरान के लिए $12 अरब के पैकेज का प्रस्ताव दे दिया है। कुछ दिनों पहले तक अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगी ईरान को आर्थिक और सैन्य दबाव में लाने की रणनीति बना रहे थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग तो प्लान बना रहा था कि फ्रीज किए गए ईरानी फंड का इस्तेमाल सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देशों को ईरानी हमलों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाए। हालांकि अब हालात पलट गए।
यूएई के बाद अब कतर ने भी तेहरान के लिए 12 अरब डॉलर के वित्तीय पैकेज की पेशकश कर दी है। अजरबैजान के न्यूज आउटलेट एपीए का दावा है कि कतर ने ईरान को 12 अरब डॉलर का पैकेज देने का प्रस्ताव रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 12 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर उन ईरानी संपत्तियों से आएंगे जो कतर के बैंकों में फ्रीज है। जबकि बाकी के 6 अरब डॉलर कर्ज या क्रेडिट लाइन के ऊपर में दिए जा सकते हैं। हालांकि 2023 में अमेरिका ईरान समझौते के तहत जारी होने वाले 6 अरब डॉलर केवल मानवीय जरूरतों पर खर्च किए जा सकेंगे, लेकिन अतिरिक्त 6 अरब डॉलर को लेकर कहा जा रहा है कि ईरान उसे अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल जंग से पहले ही अमेरिका ने अपने सहयोगी मुल्कों और इजराइल की सुरक्षा के थाड और पेट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात किए। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस की सुरक्षा पुख्ता की गई। खाड़ी देशों को भरोसा था कि अमेरिका के संरक्षण की वजह से ईरानी मिसाइलें और ड्रोन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसमें अमेरिकी सेना उलझती चली गई। अमेरिकी सैन्य बेस तबाह हुए। खाड़ी देशों के अहम ठिकाने बर्बाद हुए। उनके कारोबारी ठिकानों पर बारूदी बारिश हुई। ईरानी बारूद की बारिश ने खाड़ी देशों में हड़कंप मचा दिया। एक एक करके अमेरिका के सहयोगी मुल्क ईरान के पाले में जाते दिखाई दिए। यानी साफ है कि जंग का अंजाम कुछ भी हो, समझौता किसी भी शर्त पर हो, ईरान जबरदस्त फायदे में और अमेरिका भारी नुकसान उठाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिकी सेना का बड़ा दावा इस बीच सामने आया है। अब तक 141 जहाज दूसरी ओर मोड़ दिए गए हैं। सेंटकॉम के हवाले से खबर, 9 जहाज़ों को डिसेंबल किया गया है। सेंटकॉम की तरफ से ये बड़ी जानकारी मिल रही है और इसी को लेकर के बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी से जुड़ी खबर, अमेरिकी सेना का बड़ा दावा जिसमें 141 जहाज दूसरी ओर मोड़ दिए गए हैं, रास्ता बदल दिया गया है। सेंटकॉम के हवाले से ये भी इंफॉर्मेशन कि 9 जहाज़ों को डिसेंबल किया गया है। ये जो बड़ी खबर आप साथ ही साथ तस्वीरों के जरिए भी जो इस वक्त हलचल है नाकेबंदी को लेकर, ब्लॉकेड को लेकर, अमेरिका 141 जहाज़ों को बदलते हुए, रास्ता मोड़ते हुए, रास्ता दूसरी तरफ चेंज करते हुए बताने के लिए ये इन्फॉर्मेशन सामने आई। 9 जहाज़ों को डिसेंबल किया गया है। 141 ये आंकड़ा आप समझिए, जिसमें कहा जा रहा है, एक तरफ जो दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका का पूरा जंगी बेड़ा जो है वो खाली हो चुका है, बहुत भारी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। अब आप देखिए, मेंटेनेंस वर्क के लिए भी हो सकता है कि 9 जहाज़ों को डिसेंबल किया गया हो, साथ ही साथ दूसरी ओर मोड़ दिया गया हो। ये अपने आप में दिखाता है कि ब्लॉकेड भी अब उतना ज़्यादा कारगर और मजबूत
नहीं रहा। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान का परमाणु प्रोग्राम एक अहम मुद्दा है। दोनों ही मुल्क ईरान को परमाणु शक्ति बनते हुए नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं। समझौते में भी ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने से जुड़ी शर्तें शामिल की जा रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने 60% तक संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दे, लेकिन अब ईरान ने उसे यूरेनियम की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए हैं कि अमेरिका के लिए उसे खोजना, निकालना लगभग नामुमकिन है। देखिए, ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही इजराइल की आंखों में खटकता रहा है। पिछले साल भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए थे और इस बार भी दोनों मुल्कों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। IAEA के मुताबिक ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित तकरीबन 440 किलोग्राम यूरेनियम है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दे या फिर उसे डाइल्यूट करने को राजी हो जाए। हालांकि ईरान इस पर राजी नहीं है और अब खबर है कि ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को ही बेहद गुप्त और सुरक्षित जगह पर छिपा दिया है। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार तक पहुंचने वाले सुरंग मार्गों को ढहा दिया है। सुरंगों के गेट और आसपास के इलाके में माइंस बिछा दी गई हैं। इससे अमेरिका के यूरेनियम हासिल करने या उसे डाइल्यूट करने के प्लान को बड़ा झटका लग सकता है। ईरान ने अपने सबसे संवेदनशील परमाणु भंडार की किलेबंदी कर दी है और अब उसे निकालना सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि तकनीकी और सैन्य चुनौती बन गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया सूत्रों का दावा है कि ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचने वाले सुरंग मार्गों को जानबूझकर ध्वस्त कर दिया है। कई प्रवेश द्वारों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हफ्ते पहले तक ट्रंप सार्वजनिक रूप से संकेत दे रहे थे कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना यूरेनियम को जब्त कर सकती है। हालांकि अब हालात बदल गए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि ईरान ने हाल के हफ्तों में अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। सुरंगों को गिराने और माइंस बिछाने के बाद अब वहां तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो गया है। माना जा रहा है कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का बड़ा हिस्सा इस्फहान परमाणु साइट की ध्वस्त सुरंगों में पड़ा है, जबकि कुछ यूरेनियम अन्य परमाणु ठिकानों पर रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार मई के मध्य में अमेरिकी सेना इस सामग्री को कब्जे में लेने के लिए एक ऑपरेशन पर विचार कर रही थी, लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा होने के कारण उसे मंजूरी नहीं मिली। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर बातचीत चल रही है। उसमें ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने और नष्ट करने का मुद्दा महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये काम बेहद कठिन हो सकता है। अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व अधिकारी स्कॉट रोकर ने कहा कि अगर सुरंगों को तबाह करने की जानकारी सही है तो एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचना और उसे बाहर निकालना बहुत जटिल हो जाएगा। खबरों में दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ अमेरिका की ही समस्या नहीं है, बल्कि अगर समझौता होता है तो ईरान को भी भारी खुदाई मशीनें, सुरंग साफ करने वाले उपकरण और माइंस हटाने वाली टीमों की जरूरत पड़ेगी। एक्सपर्ट्स को ये भी डर है कि ईरान बाद में ये दावा कर सकता है कि यूरेनियम का कुछ हिस्सा सुरंगों में दब गया है और उसे निकालना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरी परमाणु सामग्री का वेरिफिकेशन मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने जब सार्वजनिक रूप से यूरेनियम भंडार को अपना टारगेट बताया तो संभव है कि उसी के बाद ईरान ने अपनी सुरक्षा और मजबूत कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ फिलहाल विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।